वेलकम टू माय चैनल विशालीज वर्ड और मैं हूँ विशाली मिश्रा। हाउ आर यू? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि हमारी सीरीज़ चल रही थी, आप सब जानते हैं। तो उसका है फिफ्थ चैप्टर। जो प्रीवियस था वो था हमारा द काइट मेकर। और सारी जो भी मेरा वीडियो आएगा उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आप फर्स्ट ये वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ से किसी भी चैप्टर का नेम होगा और उसके नीचे उसकी लिंक होगी, उस पर क्लिक करके सिंपली क्लिक करिए और उस वीडियो पे आप पहुँच जाएंगे और अच्छे से जो भी चीज़ें आपको समझनी है आप वो समझ सकते हैं। बाकी फिर आगे सीरीज़ में आप बढ़ते जाइएगा और सारे चैप्टर्स अभी आएंगे जो भी नहीं आए हैं। 2 चैप्टर्स, फिफ्थ 7 चैप्टर्स हैं। तो फिफ्थ पे मैं आ चुकी हूँ और दो और बचे हैं, वो भी मैं जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगी। 11th क्लास की सीरीज़ का फिफ्थ चैप्टर है, दैट इज़ द वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। चैप्टर का नेम है द वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो इस चैप्टर को एक एक लाइन में जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये सारे वीडियोस में आप देखेंगे उसी तरीके से ये वाला वीडियो में चलने वाला है। तो जल्दी से देखिए, एक्सप्लेन अच्छे से मैंने किया है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं एज यूजुअली कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टा में मैं अपनी आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लस ठीक है, चलते आगे, फिर बाकी की बातें लास्ट में कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। मैं पैराग्राफ पहले रीड कर लूँगी, उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। तो पैराग्राफ फर्स्ट जो है वो मैंने लिया है द डाइवर्सिटी से, एरियाज़ हैड डेवलप्ड तक। तो जो फर्स्ट पैरा है वो आप देख लीजिएगा और बुक को ज़रूर अपने साथ रख के बैठिएगा ताकि तो आप रीड भी जब मैं करूँ तो वो लाइन बाय लाइन आप देख सकें और एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The diversity of India is tremendous. It is obvious. It lies on the surface and anybody can see it. It concerns itself with physical appearance as well as with certain mental habits and traits. There is little in common to outward seeming between the Pathan of northwest and the Tamil in the far south. Their racial stocks are not the same, though there may be common strands running through them. They differ in face and figure, food and clothing, and of course, language. In the northwest frontier province, there is already the breadth of Central Asia, and many are accustomed there. As in Kashmir remains one of the countries on the other sides of Himalayas. Pathan popular dances are singularly like Russia Cossack dancing. Yet, with all these differences, there is no mistaking the impress of India on the Pathan, as this is obvious in the Tamil. This is not surprising, for these borderlands and indeed Afghanistan also were united with India for thousands of years. The old Turkish and the other races who inhabited Afghanistan and parts of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist and earlier still during the period of epic Hindus. The frontier area was one of the principal centers of old Indian culture, and it abounds still with ruins of monuments and monasteries, and especially of the great University of Taxila, which was at the height of its fame 2000 years ago, attracting students from all over India as well as different parts of Asia. Changes of religion made a difference but could not change entirely the mental backgrounds which the people of those areas had developed. तो मैंने रीड कर लिया है फर्स्ट पैरा, अब इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैंने इस बार ट्राई करा है कि मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करूँ और जब एक्सप्लेन करूँ तो हिंदी में ही करूँ। भारत में विविधता बहुत अधिक है, ये स्पष्ट है, इसे कोई भी व्यक्ति ऊपर से देख सकता है। इसका संबंध शारीरिक रूप से और कुछ मानसिक आदतों और गुणों से भी है। बाहरी रूप से देखने में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के पठान में तथा सुदूर दक्षिण तमिल निवासी में बहुत कम समानता है। उनकी नस्ल एक सी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ से समानताएं हो सकती हैं।
फिर भी वो शक्ल में, कदकाठी में, भोजन में, वस्त्रों में और वास्तव में भाषा में तो बहुत ही अलग हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमांतर प्रांत में पहले से ही मध्य एशिया का प्रभाव है और कश्मीर के समान वहाँ के भी बहुत से रीति रिवाज हिमालय के दूसरी ओर के देशों को याद दिलाते हैं। पठानों के लोकप्रिय नृत्य विशेष रूप से रूस के कोसेक नृत्य के समान है। फिर भी इन अंतरों के होते हुए भी निसंदेह रूप से पठानों पर भी भारत का उतना ही प्रभाव है जितना तमिलों पर है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह सीमा पार के देश और वास्तव में अफगानिस्तान भी हज़ारों वर्ष तक भारत से जुड़े रहे। पुरानी तुर्की जाति तथा अन्य जातियों या जो अफ़गानिस्तान में तथा मध्य एशिया के भाग में रहती थी, इस्लाम धर्म के आने से पूर्व अधिकांश रूप से बौद्ध धर्म की अनुयायी थी और इससे भी पहले महाकाव्य के समय में हिंदू थे। स्टार्ट आ सेकेंड पैराग्राफ। तो मैं सेकेंड पैराग्राफ जो है द पठान से लेकर के इवन एनकरेज तक है। The Pathan and the Tamil are two extreme examples. The others lie somewhere in between. All of them have their distinctive features. All of them have still more the distinguishing mark of India. It is fascinating to find how the Bengalis, the Marathis, the Gujaratis, Tamils, the Andhras, the Odias, the Assamese, the Canaries, the Malayalis, the Sindhis, the Punjabis, the Pathans, the Kashmiris, the Rajputs, and the great central block comprising the Hindustani speaking people have retained their peculiar characteristics for hundreds of years. They have still more or less the same virtues, and failing of which old tradition or records tell us, and yet have been throughout these ages distinctively Indian, with the same national heritage and the same set of moral and mental qualities. There was something living and dynamic about this heritage which showed itself in ways of living and philosophical attitude of life and its problems. Ancient India, like ancient China, was a word in itself, a culture and a civilization which gave shape to all things. Foreign influences poured and often influenced that culture and were absorbed. Disruptive tendencies gave rise immediately to an attempt to find a synthesis. Some kind of a dream of unity has occupied the mind of India since the dawn of civilization. That India was not conceived as something imposed from outside, the standardization of externals or even of beliefs. It was something deeper, and within its fold, the wisest tolerance of belief and custom was practiced, and even variety acknowledged and even encouraged. तो ये रीड कर लिया मैंने सेकेंड पैराग्राफ। क्षेत्र पुरानी भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और अब भी पुरानी ऐतिहासिक इमारतों, मठों और विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के खंडहरों से भरा पड़ा है, जो 2000 वर्षों पूर्व प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था और पूरे भारत से भी तथा एशिया के अलग अलग भागों से भी विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। धर्म परिवर्तन से अंतर तो पड़ा, लेकिन यह परिवर्तन उस मानसिक पृष्ठभूमि को नहीं बदल सका जो उन क्षेत्रों के लोगों में पनप गई थी। तो ये हमने पढ़ा, रीड करा मैंने पहले फर्स्ट पैरा और उसको एक्सप्लेन करा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप जल्दी जल्दी से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। स्टार्ट आ सेकेंड पैराग्राफ। तो मैं सेकेंड पैराग्राफ जो है द पठान से लेकर के इवन एनकरेज तक है। The Pathan and the Tamil are two extreme examples. The others lie somewhere in between. All of them have their distinctive features. All of them have still more the distinguishing mark of India. It is fascinating to find how the Bengalis, the Marathis, the Gujaratis, Tamils, the Andhras, the Odias, the Assamese, the Canaries, the Malayalis, the Sindhis, the Punjabis, the Pathans, the Kashmiris, the Rajputs, and the great central block comprising the Hindustani speaking people have retained their peculiar characteristics for hundreds of years. They have still more or less the same virtues, and failing of which
old tradition or records tell us and yet have been throughout these ages distinctively Indian with the same national heritage and the same set of moral and mental qualities. There was something living and dynamic about this heritage which showed itself in ways of living and philosophical attitude of life and its problems. Ancient India, like ancient China, was a word in itself, a culture and a civilization which gave shape to all things. Foreign influences poured and often influenced that culture and were absorbed. Disruptive tendencies gave rise immediately to an attempt to find a synthesis. Some kind of a dream of unity has occupied the mind of India since the dawn of civilization. That India was not conceived as something imposed from outside, the standardization of externals or even of beliefs. It was something deeper, and within its fold, the wisest tolerance of belief and custom was practiced, and even variety acknowledged and even encouraged. तो ये रीड कर लिया मैंने सेकेंड पैराग्राफ. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सेकेंड पैरा. पठानों और तमिलों के दो बड़े उदाहरण हैं और सभी जो हैं वो उदाहरण इनके बीच में आते हैं. इनमें से सभी अपने अपने विशेष लक्षण हैं और इससे भी अधिक उन सभी पर भारत की स्पष्ट छाप है. यह बात बड़ी आकर्षक है कि बंगालियों, मराठों, गुजरातियों, ओडिशा वासियों, असमियों, कन्नड़ों, मलयालियों, सिंधियों, पंजाबियों, पठानों, कश्मीरियों, राजपूतों और भारत के मध्यवर्ती प्रांतों में रहने वाले हिंदुस्तानी भाषा बोलने वाले लोगों ने अपने विशेष लक्षणों को सैकड़ों वर्षों तक कैसे बनाकर रखा और उन्हीं विशिष्ट गुणों तथा अवगुणों मतलब कमियों को जो हमें पुरानी परंपराएं और दस्तावेज बताती हैं उनको बनाए रखा. और वो परंपराएं और दस्तावेज इतने समय तक भारतीय रहे और उनमें समान राष्ट्रीय विरासत तथा समान मानसिक एवं नैतिक गुण रहे. इस विरासत में कुछ जीती जागती तथा प्रगतिशील बात थी जो रहन सहन के ढंग में, जीवन के दार्शनिक दृष्टिकोण में और उसकी समस्याओं में विद्यमान रही. प्राचीन चीन के समय प्राचीन भारत स्वयं एक विश्व था. इसकी अपनी एक संस्कृति और प्राचीन सभ्यता थी जिसने अन्य सभी बातों को रूप प्रदान किया. उस पर विदेशी प्रभाव पड़े बहुत सारे उस संस्कृति को प्रभावित भी किया और फिर उसी में विलीन हो गए. विघटनकारी प्रवृत्तियों ने भी जन्म लिया और उसने एकता मिली. सभ्यता के प्रारंभ से ही भारतीयों के मन में किसी न किसी प्रकार का एकता के स्वप्न तो रहा है. वो एकता बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं मानी गई थी तथा आदतों की बाहरी समानता एवं धार्मिक विश्वासों का परिणाम नहीं थी. यह कोई गंभीर बात थी और इसकी सीमा में धार्मिक विश्वासों की व्यापक सहनशीलता और रीति रिवाजों को व्यवहार में लाया गया था और इस विविधता को स्वीकार किया गया और प्रोत्साहित भी किया गया. तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, सेकेंड पैराग्राफ. अब वी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड पैराग्राफ. तो रीड कर लेती हूँ मैं. डिफरेंस बिग और स्मॉल कैन ऑलवेज बी नोटिस्ड इवन विद इन अ नेशनल ग्रुप हाउएवर क्लोजली बाउंड टुगेदर इट मे बी. The essential unity of that group becomes apparent when it is compared to another national group, though often the difference between two adjoining groups fade out or intermingle near the frontier, and modern development are trending to produce a certain uniformity everywhere. In ancient and medieval times, the idea of modern nation was not existence and feudal. Religious, racial or cultural bonds had more importance. Yet I think that at almost any time in recorded history, an Indian would have felt more or less at home in any part of India.
and would have felt as a stranger and alien in any other country. He would certainly have felt less or a stranger in countries which had partly adopted his culture or religion. Those who professed a religion of non-Indian origin and coming to India settled down there became distinctively Indian in the course of few generations, such as Christians, Jews, Parsis, Muslims. Indian converted. Some of these religions never ceased to the Indian in spite of a change of faith. All these were looked upon in other countries as Indians and foreigners, even though there might have been a community of faith between them. Today, when the conception of nationalism has developed much more, Indians is foreign countries inevitable form a national group and hang together for various purposes. In spite of their internal differences, an Indian Christian is looked upon as an Indian wherever he may go. An Indian Muslim is considered an Indian in Turkey or Arabia or Iran or any other country where Islam is the dominant religion. तो पढ़ लिया है मैंने थर्ड पैरा. अब समझ लेते हैं क्या बता रहे हैं इसमें. मतभेद छोटे हों या बड़े, राष्ट्रीय समूह में सब में भी हमेशा देखे जा सकते हैं, चाहे वो एक दूसरे के कितने भी पास हों. उस समूह की आवश्यक एकता उस समय स्पष्ट हो जाती है जब इसकी तुलना किसी दूसरे राष्ट्रीय समूह से की जाती है. अगर सीमावर्ती प्रांतों के पास इन निकट के समूहों में मतभेद बहुत ज़्यादा गायब हो गए हैं और या एक दूसरे में मिल जाते हैं और आधुनिक विकास से प्रत्येक स्थान पर कुछ एकता पैदा होने लगती है. पुराने और मध्यकाल में आधुनिक राष्ट्र का विचार विद्यमान नहीं थे और समानती, धार्मिक, प्रजातीय तथा सांस्कृतिक संबंधों का अधिक महत्व था. फिर भी मैं सोचता हूँ कि लिखित इतिहास में किसी भी समय कोई व्यक्ति भारत में के किसी भाग में घर जैसा ही फील करेगा, अनुभव करता होगा और किसी अन्य देश में अनजान या विदेशी अनुभव करता होगा. उन देशों में जिन्होंने उसकी संस्कृति एवं धर्म को आंशिक रूप से भी स्वीकार कर लिया है और वहाँ भी वो व्यक्ति अपने आप को कम अनजान अनुभव करता होगा. मतलब पूरी तरीके से वहाँ पर अनजान नहीं लगेगा उसको. वो व्यक्ति जो ऐसे धर्म को मानते थे जो भारतीय उत्पत्ति का नहीं था और भारत में आकर बस गए थे, वे कुछ पीढ़ियों के बाद निश्चित रूप से भारतीय हो गए, जैसे कि ईसाई हो गया, यहूदी हो गए, पारसी हो गए, मुस्लिम्स हो गए. इन धर्मों के वे भारतीय जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, वो भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे. ये सभी लोग अन्य देशों में भारतीय और विदेशी समझे जाते थे, चाहे उनमें धार्मिक विचारों की समानता हो. आज जबकि राष्ट्रवाद की विचारधारा खूब पनप गई है, विदेशों में रहने वाले स्पष्ट रूप से अपना एक राष्ट्रीय समुदाय बनाते हैं. आंतरिक मतभेदों के होते हुए भी वो भिन्न भिन्न कार्यों में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं. भारतीय ईसाई कहीं भी चला जाए उसे भारतीय ही समझा जाएगा. तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व है, अगर कोई भारत का मुसलमान चला जाए तो उसे भी भारतीय ही समझा जाएगा. ठीक है, मतलब उसको वहाँ पे मुस्लिम है वो उस पर इम्पोर्टेंस ना दे करके उसे इंडियन माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा. तो ये था हमारा थर्ड पैरा. आई होप समझ में आया होगा. देखते हैं बाकी नहीं आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है. जस्ट नीचे जाना है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना है और अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो मुझे इंस्टा पे डीएम करना है. अब आते हैं अपने फोर्थ पैराग्राफ पे. All of us, I suppose, have varying pictures of our native land, and no two persons will think positively alike. When I think of India, I think of many things, of broad fields dotted with innumerable small villages, of towns and cities I have visited, of magic of the rainy season which pours life into the dry patches upland and
converts it suddenly into a glistening expanse of beauty and greenery, of great rivers and flowering water, of Khyber Pass in all its bleak surroundings, of the southern tip of India, of people individually and in the mass, and above all of the Himalayas, snow capped, or some mountain valley in Kashmir in the spring, covered with new flowers, and with a brook bubbling and gurgling through it. We make and preserved the pictures of our choice, and so I have chosen this mountain background rather than the more normal picture of a hot subtropical country. Both pictures would be correct for India, stretch from the tropics right up to the temperate regions, from near the equator to the cold heart of Asia. तो ये था हमारा पैराग्राफ 4 जिसकी मैंने रीडिंग कर ली है. अब देखते हैं इस पैरा में क्या बोला गया है. तो इसमें कह रहे हैं राइटर, मैं मानता हूँ कि हम में से सभी के मस्तिष्क में मातृभूमि के अलग अलग चित्र हैं और कई दो लोग उसके विषय में समान रूप से नहीं सोचेंगे. जब मैं भारत के विषय में सोचता हूँ, जैसे बड़े बड़े खेतों के विषय में जिनमें अगिनती छोटे छोटे गांव बिंदु के समान हैं, उन कस्बों तथा गांवों के विषय में जहां मैं गया हूं, बरसात के मौसम के उस जादू के विषय में जो खुश्क झुलसी हुई धरती में जीवन डालता है और अचानक इसे बहुत ज़्यादा सुंदर चमकती हुई हरियाली धरती में बदल देता है. नदियों और बहने वाले जल के विषय में, खैबर दरें की बंजर धरती के विषय में, भारत के दक्षिणी छोर में के विषय में, अलग अलग व्यक्तियों के विषय में और उनके समूह के विषय में, और सबसे ज़्यादा अधिक बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के विषय में, या कश्मीर की उन पहाड़ी घाटियों के विषय में जो वसंत ऋतु में नए फूलों से ढक जाती हैं, और उन झरनों के विषय में जिनमें बुलबुले उठते हैं और कल कल ध्वनि होती है. हम अपनी पसंद के चित्र बनाते हैं और सुरक्षित रखते हैं उनको. यही कारण है कि मैंने पहाड़ी पृष्ठभूमि वाला ये चित्र छांटा है, गर्म तथा समशीतोष्ण प्रदेश का नहीं. दोनों ही चित्र ठीक है क्योंकि भारत गर्म प्रदेश से समशीतोष्ण प्रदेश तक तथा विषुवत रेखा से एशिया के ठंडे मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है. मतलब दोनों ही तरह हैं. मतलब एक इसमें ये चीज़ बताइए, या तो आप एक अच्छी इमेज बना सकते हैं जो कि ठंडी, जो कि अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने देखी लेखक ने कि पहाड़ कैसे ढके हुए हैं उससे, बर्फ़ से, और कश्मीर के बारे में देखा, ओशन समुद्र के बारे में देखा, ये सारी चीज़ें देखी उन्होंने, अच्छी चीज़ें देखी हैं. अगर कुछ लोग हैं सिर्फ गर्मी के बारे में देखते कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रीष्म कैसी होती है, तो ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है उसके बारे में वर्णन करेंगे, तो सबकी सोच अलग अलग है, कौन कैसे नज़रिए से देखता है. बस बात वो होती है, नज़रिए का फ़र्क होता है बस. तो ये था हमारा 4th पैराग्राफ. ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया. ये लास्ट पैराग्राफ था. यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म. तो प्लीज़ गाइस देखिएगा कैसा चैप्टर आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ये प्लीज़ मुझे बताइएगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. और चैप्टर भी आज हमारा ख़त्म हो गया. 2 चैप्टर्स बचे हैं, वो मैं जल्दी जल्दी ला करके कंप्लीट कर दूँगी. मतलब एक चीज़ होती है ना, मोटो सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करना या फिर वीडियोज़ को कंटिन्यू करना, वो चीज़ नहीं है. आपके लिए या फिर मेरे लिए चैप्टर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है. तो फिर इसलिए जब भी डाउट होता है आप ज़रूर पूछिएगा एंड आई विल आंसर इट श्योरली. एंड ठीक है, बाकी शेयर कर दीजिएगा लोग के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उनके लिए भी यूज़फुल हो जाएगा. और बाकी लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा. फिर मेरे आगे वीडियोस जो भी आएंगे, आने वाले हैं, उसके लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे. तो बाय बाय, एंड जल्दी ही मैं न्यू वीडियोज़ के साथ आने वाली